हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की मेरी इस नए वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके बगैर पूरी इलेक्ट्रिसिटी अधूरा है। और अधूरा क्या कहूँ मैं, पूरा जीरो है। और वह टॉपिक है हमारा आज का ओम का नियम। टॉपिक में जाने से पहले मेरे चैनल से आप अभी जुड़े हैं, वीडियो में अभी आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आप तक मेरा वीडियो और संपूर्ण सिलेबस पहुंचता रहे और नई नई जानकारियाँ लेकर मैं आप तक आता रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम। ओम का नियम है क्या चीज़, उसमें जाने से पहले हम लोगों ने भी एक ग्रामीण वैज्ञानिक के रूप में काम किया था। पिछले जो मेरा वीडियो रहा है उसमें मैंने बताया भी था। ग्रामीण वैज्ञानिक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग हमारे पास आसपास जो चीज़ें थे उससे कंपेयरिंग किए थे, क्योंकि मेरा जो हर वीडियो रहता है वह कहीं ना कहीं हमारे आसपास के परिवेशी चीज़ों से ही कंपेयरिंग होकर होता है। तो हम लोगों ने जो मानकर चले थे, धारा को द्रव का प्रवाह माने थे, विभव या विभवांतर को लेवल माने थे, द्रव का लेवल माने थे, और चालक के रूप में, कोई कंडक्टर के रूप में हमने क्या लिया था, कोई बर्तन या पात्र को लिए थे। ठीक है, तो उस समय होता क्या था, देखिए थोड़ा सा। ये मान लो कोई कंडक्टर लिया, ये दूसरा कंडक्टर लिया, यहां तक इसमें द्रव भरा हुआ है, इसमें भी यहां तक द्रव भरा हुआ है। चलिए, दोनों को हमने पाइप से जोड़ दिया है, तो निश्चित है द्रव का प्रवाह होगा, मतलब धारा बहेगी। अभी तो डायरेक्शन नहीं दूंगा मैं किधर से किधर चले, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, किसी अन्य माध्यम से, इसमें तो बैटरी नहीं लगाऊंगा मैं, किसी अन्य माध्यम से हमने क्या किया था, यहां के रेत को निकालकर यहां डाल रहे थे रेत को, और यहां से द्रव जा रहा था। ठीक है, मतलब क्या कर दिया मैंने, विभव में अंतर कर दिया गया, लेवल में अंतर कर दिया, तो धारा जो है बहने लगी थी। मतलब धारा कब प्रवाहित हो रही थी, या पानी का प्रवाह कब हो रहा था, जब इसके लेवल में डिफरेंस था। चले ऐसा, तो निश्चित है लेवल में डिफरेंस, तो धारा इस तरह से बह रही थी। हमने रेती को इधर ले गया था, तो धारा इधर से आ रही थी। दोनों अगेंस्ट होते हैं। ये कब होता था या कब संभव था, जब लेवल में हम किसी अन्य माध्यम से डिफरेंस लाते थे, तब धारा जो है, या धारा रूपी जो द्रव है, वह ऊंचे तल वाले से नीचे तल वाले की ओर अग्रसित होती थी, और उसी तल को हमने माना क्या था, विभव, और इस धारा को हमने क्या माना था, द्रव का प्रवाह। ये तो हमारे स्तर की बात हो गई। ऐसे ही महान वैज्ञानिक ओम ने चालक के सिरों के बीच के विभवांतर को कंपेयरिंग किया, किससे, ताप से। विभव प्रवणता को उसने किससे कंपेयरिंग किया, ताप से कंपेयरिंग किया, ताप प्रवणता से। और धारा को, विद्युत धारा को उन्होंने उष्मा से कंपेयरिंग किया। ठीक है, मतलब हम लोग दो कंपेयरिंग कर रहे हैं, लेवल और द्रव से। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया, ये कोई चालक है, चलिए एक चालक मैंने बना दिया, ये चालक मैंने बना दिया। ठीक, ये दो पृष्ठ हो गए इसके, दो पृष्ठ नहीं क्या, इसको दो सिरे हो गए। ये निश्चित है, इस चालक को ताप देंगे तो इसकी उष्मा बढ़ेगी। ठीक है, या ऐसा बोल सकते नहीं, उष्मा देंगे। ठीक है, उष्मा देंगे या ताप देंगे तो निश्चित है क्या होगी, क्या होगी, उष्मा देंगे तो इसकी ताप बढ़ेगी। जैसे हमने यहां पर किया, वैसे ही इन्होंने क्या किया, मतलब इस तरह से समायोजन करके विद्युत धारा को उष्मीय रूप में तुलना करने का प्रयास किया।
और सफल भी हुए। और उसके बाद उन्होंने एक नियम दिया और वह नियम कहलाया क्या? ओम का नियम, ओम्स लॉ, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा किसी चालक के यदि भौतिक अवस्था मतलब उसके यांत्रिक विकृति और उसके ताप में परिवर्तन न किया जाए, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था, इसका मतलब उसके ताप और उसके यांत्रिक विकृति में परिवर्तन न किया जाए, तो उस चालक में जो बहती धारा है या बहने वाली धारा है, उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, हम विभवांतर लगाएंगे इस पर, सेल के माध्यम से लगाते हैं, ये लो विभव में अंतर कर देते हैं, यहाँ पर V1 तो यहाँ पर V2 रहेगा, तब इसमें धारा बहेगी। अब धारा किधर से किधर बहेगी वो बात की बात है, ठीक है। उस पर लगाए गए, उनके सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के कैसे होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब हम जितना उनके उस चालक के सिरों के बीच विभव में अंतर उत्पन्न करेंगे, उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या होगी? धारा प्रवाहित होने लगेगी। और यही क्या है? ओम का नियम है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था मतलब ताप और यांत्रिक विकृति में कोई परिवर्तन ना हो, तो किसी चालक में बहने वाली धारा उस चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। और यही क्या है? ओम का नियम है। चले नियम को मैं लिख देता हूं, हेडिंग भी डाल देता हूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारा नियम है, ओम का नियम, जिसके अंतर्गत कहा गया क्या? यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था या भौतिक दशा जैसे ताप और उसमें विकृति ना किया जाए, तो उस चालक में जो धारा प्रवाहित होती है वह उस चालक के बीच जो सिरे में विभवांतर लगाते हैं उसके कैसे होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। और यह जो नियम है केवल धात्विक चालक के लिए अप्लाइड होती है। हमारे पास और बहुत से चालक हैं, विद्युत अपघट्य भी एक चालक है, आयनित गैसें भी एक चालक है, क्योंकि उसमें भी धन आयन और इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आवेश प्रवाहित होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी चालक है। लेकिन ओम का नियम सिर्फ और सिर्फ धात्विक चालकों पर ही अप्लाइड होती है या लागू होती है, ठीक है। चल इसमें देखें, यदि सपोज दैट यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर भी हो तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो, तो क्या होगा? ओम के नियम से क्या कहता ओम? ओम के नियम से क्या होगा? V प्रोपोर्शनल टू I, ये कहता है। बहने वाली धारा जो है सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल टू हमको हटाना है, तो क्या करें? इसमें कांस्टेंट लगाए। कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर जो लिया गया, वह जो लिया गया, जो चालक वहाँ पर लिया जा रहा है उस चालक के प्रतिरोध को लिया गया। उसको आगे आएंगे, अभी काम करेंगे उस पर और, ठीक है। लेकिन देखिए, इस पर हमने कांस्टेंट के रूप में लिया, मान लो V इक्वल टू R I, जहाँ पर R क्या चीज़ है ये लिख देता हूँ मैं। चलिए, ये R जो है स्थिरांक है, और कैसा स्थानांक है? कौन सा? ये चालक का प्रतिरोध। यहां पर इसका एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि हमको प्रतिरोध अलग से एक टॉपिक के रूप में लेना ही है, ठीक है। चालक का प्रतिरोध है जो किस पर निर्भर करता है? देखिए, उस चालक का प्रतिरोध जो है उस चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उस चालक में बहने वाली धारा पर जो है ये R निर्भर नहीं करता, या उस चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। लेकिन निर्भर किस पर करता है ये भी हमारे नॉलेज में होनी चाहिए। तो यह जो प्रतिरोध है या किसी चालक का प्रतिरोध जो है उस चालक की प्रकृति
उस चालक की प्रकृति, उसके ताप, उसके लंबाई, इन चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के प्रकृति, उसके ताप पर, उसके कहा जाए लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इन चीज़ों पर निर्भर करता है। इस तरह से अब इस सूत्र को याद कैसे रखना है, ये भी एक ट्रिक देखिए। चलिए मैं एक ट्रिक बना के आप लोगों के लिए दूं यहाँ पर। चलिए V आया हमारे पास इक्वल टू, इसी को ऐसा लिख दूं तो चलेगा, V इक्वल टू आई आर। ठीक, इसको आप लोग वीर के नाम से भी याद रख सकते हैं, वीर। वीर क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअल में है कैसा, इसी को हम लोग ऐसा जादुई त्रिभुज के रूप में भी याद रख सकते हैं। ऐसे एक त्रिभुज बनाएं और 3 पार्ट कर दें, V आई आर। ठीक, हमारे पास 3 अननोन हो रहे हैं, V, I और R। हमको मैथमेटिकल प्रोसेस में यदि कहीं पर जाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यदि V का हमको वैल्यू निकालना है तो यहाँ को ओवरलैप कर दो। V इक्वल टू क्या आया, I इंटू R। I इक्वल टू क्या आया, V अपॉन R। R इक्वल टू क्या आया देखें, V अपॉन I। इस तरह से ये जादुई त्रिभुज जैसे भी आप लोग बनाकर इसको दिमाग में रख सकते हैं। और यही क्या है, ओम का नियम है। अब बात आती है ओम का नियम जो अप्लाइड हुआ है, जैसे मैंने कहा ना, ये धात्विक चालकों पर ही अप्लाइड होती है। एक कंडीशन है, एक शर्त है, और दूसरा और क्या शर्त है इस पर, भौतिक अवस्था। देखिए इस पर उस चालक का ताप क्या होना चाहिए, नियत रहना चाहिए। चालक का ताप परिवर्तित होते नहीं रहने चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन और क्या कहता है, देखिए इसमें उस चालक का यांत्रिक विकृति, मतलब उस चालक में तोड़ मरोड़ नहीं होनी चाहिए, ये तीसरा कंडीशन है। तो एक प्रकार से देखिए, हम ओम का नियम किसी धात्विक चालक पर अप्लाइड करते हैं तो वहाँ पर कंडीशन आते हैं, और उसमें पहला कंडीशन है जिसको हम लोग शर्त भी कह सकते हैं, ओम के नियम की शर्तें भी कह सकते हैं। और वो पहला शर्त होता क्या है, धातु के चालक में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, धातु के ताप में परिवर्तन नहीं होते रहना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या आता है, उस धातु चालक में या उस चालक में विकृति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और पहला कंडीशन तो हमने लेकर चला है क्या, वह कैसा होना चाहिए, चालक जो है धातु होनी चाहिए। धात्विक चालक पर ही क्या होता है, ओम का नियम अप्लाइड होता है। चलिए उसको भी आप लोगों के नोट्स के लिए थोड़ा सा लिख दूँ, 2 लाइन प्रोवाइड कर दूँ। तो यहाँ पर चलिए इसको मिटाने के बाद ही करूँ, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, पहले एक सिस्टम में अच्छे से पढ़ लीजिए, सिस्टम को समझ लीजिए, उसके बाद इसको मिटाकर मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए एक कंडीशन को फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए मिटा दो इसको। अब चलिए देखिए, ये 2 कंडीशन है, आप कहा जाए प्राइमरी तौर से देखें तो पहला कंडीशन वही जो थ्योरम में आया वही कंडीशन बनता है। तो पहला कंडीशन तो वही बना कि धातु चालक के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चालक के ताप में परिवर्तन करने से उस चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो पहली बात तो ये आ गई कि चालक के ताप में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आती है चालक में विकृति नहीं होनी चाहिए, मतलब चालक ऐसा है, मान लो तोड़ के हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, तो निश्चित है चालक में विकृति उत्पन्न कर देने पर उस चालक तार के प्रतिरोध में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए चालक में भौतिक या यांत्रिक रूप से किसी प्रकार के डैमेज या विकृति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, जब तक हम उस पर ओम का थ्योरम अप्लाइड कर रहे हैं तब तक। ठीक, अब बात आती है इसमें, मान लो कोई चालक है, इस पर हमने वोल्टेज दिया, धारा प्रवाहित हुई, विभवांतर उत्पन्न के धारा, तो इसके बीच यदि ग्राफ लेते हैं, ठीक है, ग्राफ लेते हैं तो यह जो ग्राफ है एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो विभव के साथ साथ धारा को बढ़ाने का संकेत देता है हमको, जो विभव के साथ साथ धारा के बढ़ने का भी क्या देता है, एक संकेत देता है। और वह ग्राफ इस तरह से आता है, ये मान लो इधर I को लूँ और इधर V को लूँ, ठीक है, और वोल्टेज और यदि धारा के बीच ग्राफ खींचे किसी चालक के लिए, तो वह जो ग्राफ है देखें इस तरह से प्राप्त होगा, जो 0 वोल्टेज पर 0 धारा ऐसे बढ़ेंगे इस तरह से,
इसको यदि पॉइंट आउट करूं, इस तरह से क्या होगा, वोल्टेज और धारा के मध्य ग्राफ खींचेंगे किसी चालक के लिए ओम का नियम को सत्यापन के लिए, तो यह ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है और इसको हम लोग कहते हैं क्या, वी आई ग्राफ। इसको हम क्या कहते हैं, वी आई ग्राफ या वोल्टेज और धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ। और इस तरह से ओम का नियम कंप्लीट होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने शुरू में कहा था इसके बगैर धारा या इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल जीरो है। और इस आधार पर हम इस पार्ट को बहुत ही सावधानी से दिमाग में रखें और इसको संभाल कर रखें। चलिए ओके, थैंक यू।